नमस्कार दोस्तों। आज यानी 17 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए सॉरी, आज कहीं जाना पड़ा था अर्जेंटली, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए आज। फ्रंट पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड न्यूज़ है ये। अब देखिए, अभी ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और अब सुप्रीम कोर्ट प्लान कर रही है कि इस केस को एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में भेजा जाए। आपको पता होगा 5 जजों की बेंच कम से कम होती है संविधान से रिलेटेड, अगर कोई भी इशू को सोल्व करना है या फिर उस पर वर्डिक्ट देना है तो। मेनली देखिए, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉज की अगर बात करें तो हम 3 इशू है उन पे विवाद रहता है, और ये 3 इश्यूज अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पोलीगैमी। अगर इन तीनों को ब्रीफ में हम डिस्कस करें तो है क्या ये। पोलीगैमी तो आपको पता है, पहला जो इशू है पोलीगैमी तो सिंपल बहुविवाह। जब कोई एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसमें मान लीजिए खास करके ऐसा होता है कि मुस्लिम धर्म में एक हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा शादियां करता है, वाइफ्स रखता है, यानी एक हस्बैंड वाइफ्स काफ़ी ज़्यादा। एक ये प्रैक्टिस है, इस पर काफ़ी विवाद उठता है। दूसरी जो बात है वो है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड। ट्रिपल तलाक में क्या होता है, देखिए ट्रिपल तलाक की ना अलग अलग डेफिनेशंस पेश की जाती है। एक वर्ग यह कहता है कि ट्रिपल तलाक जो होता है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक मिल जाएगा सीधा, यानी मैं बोलता हूँ जैसे तलाक तलाक तलाक, तो ऐसा करने से एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है। एक पक्ष ये कहता है सिर्फ बोलने से 3 बार बोलना है कि आपको तलाक तलाक तलाक। दूसरा पक्ष यह कहता है कि ट्रिपल तलाक का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ 3 बार बोलने से, इसका मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो दूसरे वर्ग का मतलब देखते हैं क्या होता है। दूसरे वर्ग का मतलब ये होता है कि ट्रिपल तलाक में मान लीजिए ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, इन दोनों की अभी शादी हुई है। तो अब देखिए, मान लो इन दोनों की बनती नहीं है, तो ये दोनों फैसला करते हैं कि तलाक हो जाए, हमारा अलग अलग ये रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बाद में इनको लगता है कि देखिए किसी बात को लेकर ठीक है, दोबारा से एक हो जाते हैं, कोई बात नहीं, डिफरेंसेस आते रहते हैं, तो वो फिर से एक हो सकते हैं। एक तलाक के बाद में फिर से एक हो सकते हैं, यानी दोबारा से ये रहना, एक साथ रहना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बार में भी अगर कोई बात हो जाती है तो फिर से तलाक हो जाएगा, सेकेंड टाइम भी। फिर से कोई बात नहीं, दोबारा से बन गई कि सेकंड तलाक के बाद में भी फिर से एक साथ रह सकते हैं, सेकंड तलाक के बाद में भी। लेकिन तीसरा तलाक जब हो गया उसके बाद में ये एक साथ नहीं रह सकते, यानी 3 मौके मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि मौके मिलते हैं तब ये वापस एक साथ आके रह सकते हैं, लेकिन उन मौकों के खत्म होने के बाद में ये एक साथ नहीं रह सकते। यह मतलब होता है ट्रिपल तलाक का। अब यह बात आती है कि निकाह हलाला क्या होता है। अब मान लीजिए तीनों चांस एग्जॉस्ट हो गए, तीनों के तीनों चांस हमने, इन्होंने जो हस्बैंड वाइफ थे ए और बी, इन्होंने यूज कर लिए अपने। तो अब फिर भी इनका तीसरे तलाक के बाद में भी अब इनका दोबारा जो पहले के डिफरेंसेस थे वो अब खत्म हो चुके हैं, यानी फिर से वे एक साथ रहना सोच रहे हैं कि हमारी जो शादी है वो बच जाए। तो क्या कैसे बच सकती है, निकाह हलाला की रस्म निभाई जाती है। निकाह हलाला में क्या होता है, इसमें यह होता है कि जब तक तीसरा तलाक हो चुका है मान लीजिए वाइफ का, तब जब तक कि वो किसी और पर्सन से शादी ना कर ले मान लीजिए, और वो हस्बैंड, दूसरे हस्बैंड ने या तो इनको तलाक ना दे दे या फिर उनकी डेथ ना हो जाए, तब तक ये पुराने हस्बैंड के साथ में फिर से डिफरेंसेस भुला के एक साथ नहीं रह सकती, यानी उनकी शादी नहीं मानी जाएगी। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। वैसे ये पूछेंगे नहीं, थोड़े सा नॉलेज के लिए है। यूपीएससी ऐसा कभी नहीं पूछेगी कि निकाह हलाला क्या होता है, ट्रिपल तलाक क्या होता है, थोड़े नॉलेज के लिए है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें इश्यूज हैं, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक वर्ग तो ये कहता है कि तलाक, सेइंग तलाक 3 टाइम्स। देखिए अब होता क्या है इससे, इससे जो एक मुस्लिम वर्ग का एक सेक्शन ऐसा कहता है कि ये जो हमारे परंपराएं हैं काफ़ी सालों से चली आ रही है, और मतलब हमारा देश है वो प्लूरल कंट्री है, और आर्टिकल नंबर 25 भी है। आर्टिकल नंबर 25 के हिसाब में हर एक धर्म को एक अधिकार है अपने आप को कैसे मैनेज किया जाए। एक तो आर्ग्यूमेंट ये है। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। काफ़ी बार महिलाएं, मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो ये आरोप लगाती है कि हमें फेसबुक पे और इवन व्हाट्सएप पे तलाक दिया गया है। तो यह आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 नहीं, 14 और 15 उसका उल्लंघन है। साफ साफ राइट टू इक्वलिटी नहीं है। मतलब आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या फिर सेक्स के नाम पे, क्लास के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते किसी से भी। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो इसलिए वो कहती है कि ये आर्टिकल नंबर 14 और 15 का उल्लंघन है। तो उसके बाद में देखिए होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ने सभी सिटीजन्स को इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि 1937 में एक एक्ट के अनुसार में जो मुस्लिम्स के जैसे ये इससे रिलेटेड जो केसेस हैं, शादी से रिलेटेड या डाइवोर्स से रिलेटेड, जो उनके पर्सनल लॉज हैं उसी के हिसाब से ये देखते हैं और सोल्व किए जाते हैं। अब बात आती है कि एक और आर्टिकल नंबर 13 हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। आर्टिकल नंबर 13 में ये सब चीज़ें आई थी कि जो कौन कौन से, आर्टिकल नंबर 13 में अगर सिंपली मैं बताऊं तो शुरू में ऐसा था
कि संविधान यानी आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के बाद में कोई भी ऐसा कानून अगर है जो कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो या फिर वायलेट करता हो, तो वो कानून है वो निरस्त हो जाएगा अपने आप में। तो फिर आर्टिकल नंबर 13 में कानून की डेफिनेशन दी गई है कि कौन से कानून के दायरे में आते कौन कौन से कानून हैं। ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डर ऑफ लॉ आता है, रूल आता है, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब आते हैं सब चीज़ें। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉज जिससे वो मुस्लिम वर्ग की जो शादियां हैं या फिर डाइवोर्स वो डिसाइड करते हैं, क्या वो भी आर्टिकल नंबर 13 के अंदर में आता है या फिर नहीं आता? क्योंकि अगर वो आर्टिकल नंबर 13 में आएगा तो वो तो अपने आप में फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो 14-15 का तो वायलेशन हो गया ना। बिल्कुल, मतलब बहुत आसान है ये कहने का मतलब ये कि आर्टिकल नंबर 13 में जो जो कानून की डेफिनेशन दी गई है, क्या उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉज आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, तो वो तो 14-15 का वायलेशन हो रहा है साफ साफ। और उसके बाद में ये है कि देखिए जो आर्टिकल हैं, ये जो आर्टिकल नंबर 13 है वो ये फोर्स करता है कि फंडामेंटल राइट्स का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर इसको कानून माना जाता तो एक तो ये तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, काफ़ी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास में आएंगे और वो कहेंगे कि आपने ये कैसा कर दिया, और इससे तो वुमेन्स के राइट्स है उनका हनन हो रहा है। और यह केस गया भी था बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में, ये आर्टिकल नंबर 13 को लेके पुराने टाइम में गया था, ये 1951 के आसपास की ये बात है। तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए इस तरह के केसेस हैं, अगर जो चुने हुए प्रतिनिधि है यानी पार्लियामेंट या फिर जो असेंबली वगैरह है वो बनाए तो ही अच्छा है, और हमको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। यह क्या कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस को छोड़ दिया था, और बाद में इस केस के खिलाफ में अपील नहीं की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पूरा केस है, थोड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन काफ़ी काम आएगा ये, कभी भी आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा इस पे। अब अगला जो आर्टिकल है वो है बिहार प्रोहिबिशन से रिलेटेड। शराबबंदी है बिहार में, आपको पता है। तो शराबबंदी है, तो अब क्या है, नीतीश कुमार एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पे एक एम्बेरसमेंट मूवमेंट आई वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके लिए। क्योंकि देखिए शराबबंदी के बाद में बिहार में अब ऐसा कानून है कि जो बिहार गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, इवन जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो कभी भी शराब नहीं पी सकते। यानी अगर जो बिहार गवर्नमेंट के कोई ये बड़े ऑफिसर जो हैं, अगर वो बिहार से बाहर किसी दूसरे स्टेट की यात्रा पर जाते हैं जहाँ पे शराब अलाउड है, तो भी वहाँ भी नहीं पी सकते। इवन अगर ये विदेश जाते हैं, विदेश जाकर भी बिहार सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो विदेश जाकर भी शराब का सेवन नहीं कर सकते। अगर वो इस काम में संलिप्त पाए जाते हैं, इनकी कोई कंप्लेंट कर देता है या फिर कोई एविडेंस दे देता है, तो इन पर कार्रवाई होगी एक नए जो इनके रूल है उनके हिसाब से। तो ये पूरा पॉइंट आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगला जो आर्टिकल है वो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक से है। आपको पता होगा कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए जो अल्ट्रासोनिक जो मशीन्स हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है, गैरकानूनी ढंग से इस्तेमाल होता है, और इससे जो फीमेल फिटिसाइड की जो समस्या है काफ़ी गंभीर हो गई है, और कई स्टेट्स में सेक्स रेशो की समस्या काफ़ी गंभीर है हमारे देश के अंदर में। तो उससे रिलेटेड अब वैसे तो देखिए फिजिकली यानी काफ़ी बैन कर दिया गया है इस चीज़ पे, लेकिन ऑनलाइन अभी भी यह गोरख धंधा जारी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से गाइडलाइंस दी हैं या फिर लताड़ लगाई है 3 वेबसाइट्स को, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू। इन पे अभी भी ऑनलाइन सेक्स डिटर्मिनेशन की वेबसाइट जो है एडवर्टाइजमेंट यानी जो एड्स वगैरह जो हैं वो आती हैं। ये देखिए इस तरह की एड आती है आजकल भी ऑनलाइन, मतलब कमाल हो गया, आजकल के एज में भी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, हद हो गई है। तो ये देखिए क्रिएट द फैमिली यू वांट बॉय और गर्ल, इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं, मतलब कुछ 2-3 ऐसी हैं, मतलब 1-2 इसमें ऐसी हैं वो इंडिया की नहीं है लेकिन आती है, कहने का एग्जाम्पल के लिए है ये, इज़ यूर बेबी बॉय और गर्ल। तो इस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक तरह से सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आपकी जिम्मेदारी है, अगर गूगल पे ऐड आएगी तो आप दोषी हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, और इस तरह की ऐड आती है तो आप उनको हटाओ, समझ गए? अगर ये नहीं हटाते हैं तो इन पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये है पूरी न्यूज़। और इसके अलावा एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ने भी ये मूव लगाया था, मतलब सॉरी मूव लगाने का मतलब इन्होंने भी एक स्टेप उठाया था कि नोडल एजेंसी का गठन इन्होंने किया था, जिसमें ये सब चीज़ों जो भी सेक्शन 1994 ये जो एक्ट है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक से कोई भी वायलेशन इस एक्ट का होता है तो उसके लिए नोडल एजेंसी का गठन किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली अफेयर ने। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया और रशिया ने डिफेंस डील्स साइन करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले तो यह है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, दोनों देश रशिया और हम मिलकर बनाने वाले हैं ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट। अभी हमारे पास में देखिए जो तेजस है वो 4th जनरेशन का है, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट अभी हमारे पास में नहीं है। रशिया ने इसे बना लिया है लेकिन हम दोनों मिलकर थोड़ा अलग बनाएंगे, तो ऐसी बात है। और भी काफ़ी सारी डील्स हम करने वाले हैं रशिया के साथ में इस साल। S-400 ये लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। कैसा होता है ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा होता है ये डिफेंस रेंज सिस्टम S-400,
ट्रक के ऊपर में जो मिसाइल वगैरह या फिर लॉन्चर वगैरह जो लगे होते हैं, ये हम रशिया से खरीदने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ये 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स या MI-17 हेलीकॉप्टर्स। नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर पूछ लें तो आजकल डिफेंस से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी। मिसाइल की रेंज पूछ ली जैसे, या फिर ये किससे खरीदने जा रहे हैं, जैसे रफाल किससे खरीदा, फ्रांस से खरीदा। तो बेसिक कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है, जैसे ऑप्शन दे देंगे, रफाल के आगे फ्रांस लगा होगा, नीचे S-400 के आगे रशिया लगा होगा, तो मैच कीजिए, और नीचे आंसर में लिखा हुआ फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट्स आर राइट, या फिर इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया रहे तो सही है। आइडिया का मतलब बस एक बार देख लिया, पढ़ लिया तो याद हो ही जाता है, ऑप्शन देख के बाकी चीज़ याद आ जाती है। एक थोड़ी सी न्यूज़ ये है कि आमतौर पे देखिए होता क्या है, हाईकोर्ट में आपको पता है काफ़ी सारे जजेस होते हैं, और हाईकोर्ट के जजेस को जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की बारी आती है, यानी अगर उनको एलिवेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजेस को, तो आमतौर पे सीनियरिटी देखी जाती है। लेकिन कल परसों हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ने जो अपॉइंट किए थे जजेस को, उसमें एक तरह से जो सीनियरिटी का रूल था या फिर कन्वेंशन थी, उसको छोड़ दिया गया पीछे। वैसे तो प्रेसिडेंट तो वही अपॉइंट करते हैं जो कोलिजियम सिस्टम कहता है, तो कहने का मतलब ये कि कोलिजियम सिस्टम ने सीनियरिटी को इग्नोर कर दिया इस बार, जब 5 जजेस का एलिवेशन हुआ है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। और आगे है देखिए, ये वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, ट्रंप से रिलेटेड ये न्यूज़ है। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हुई थी, आपको याद होगा कि 1994 में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 1994 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, ओस्लो अकॉर्ड। इसमें 2 नेशंस की जो बात है उसको माना गया था, और दोनों देशों ने कहा था कि ठीक है, शांति तभी स्थापित हो सकती है जब 2 नेशन बनाए जाएंगे, ज्यूज़ के लिए अलग से इजराइल और मुस्लिम्स के लिए अलग से पैलेस्टीन। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन अब जिस प्रकार से इजराइल कई दिनों से जो कदम उठा रहा है, उसके तहत में इजराइल की जो मंशा है वो ग्रेटर इजराइल स्थापित करने की है। तो अब ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने कहा है कि हम सपोर्ट नहीं करते 2 नेशंस की जो थ्योरी है उसको, यानी मुस्लिम्स के लिए अलग पैलेस्टीन देश और ज्यूज़ के लिए अलग इजराइल देश। तो एक तरह से ये एक स्टेप पीछे जा रहे हैं ट्रंप। आमतौर पे जो यूएस था वो यही कहता था कि एकमात्र यही तरीका है शांति स्थापित करने का पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में कि 2 नेशंस बनाए जाएं अलग अलग रूप से, लेकिन अभी ये भी सपोर्ट नहीं कर रहे एक तरह से। तो ये बात ये है कि ये इजराइल जो है आने वाले टाइम में और ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाएगा ग्रेटर इजराइल स्थापित करने के लिए, और उसका इजराइल को अभी सपोर्ट भी मिल गया है ट्रंप का। तो आने वाले टाइम में इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सेम न्यूज़ है ये। अब चलते हैं पीआईबी की तरफ में। पीआईबी में देखिए एक हुनर हाट, इसका फेसबुक पेज बनाया है। ये हुनर हाट होती क्या है, काफ़ी ये न्यूज़ में थी, तो इससे रिलेटेड चीज़ें तो बहुत आती हैं प्रीलिम में। यहाँ पे देखिए हुनर हाट एक तरह से, सबसे पहले तो ये याद रखिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में ये इंप्लीमेंट की जा रही है नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। और वैसे ये पूरी हुनर हाट्स जो हैं वो इंप्लीमेंट की जाती है, फिर कौन सी स्कीम के अंदर आती है, होली सोली स्कीम, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम कौन सी है, ये आती है उस्ताद स्कीम के अंदर में। उस्ताद स्कीम आपको याद होगा, इसमें ट्रेनिंग वगैरह देते थे, जो माइनॉरिटीज़ के यूथ्स होते थे उनको ट्रेनिंग देते थे उस्ताद स्कीम में। जैसे बुनकर वगैरह हो गए या फिर हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हो गए, जिनको कढ़ाई वगैरह आती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकें। तो ये याद रखिएगा, हुनर हाट्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। होती क्या है, बस होती यही है सिंपल कि जो माइनॉरिटी यूथ्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ताकि वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें, या फिर पैसा वगैरह लाइवलीहुड कमा सकें, अपने बिजनेस को आगे ले जा सकें। आगे क्या है, पीआईबी में देखिए थोड़ा डेटा है, ये डेटा कई बार काम आ जाता है, काफ़ी सारा डेटा है इसमें। मिल्क प्रोडक्शन कितनी हुई इस साल, एग प्रोडक्शन कितनी हुई, तो वैसे तो इसमें परसेंटेज वगैरह दी गई है कितने परसेंट से इस बार ज़्यादा हुई, टोटल ओवरऑल डेटा नहीं है। लेकिन ये नीचे की जो है ना, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर हम देखें कि मिल्क प्रोडक्शन अगर सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स में होता है, तो इनको अरेंज करें तो हमें मिलेगा डेटा। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं हम, दूसरे नंबर पे मिल्क प्रोड्यूस होता है राजस्थान में, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में, चौथे नंबर पे गुजरात में, 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश में। तो ये तो देखिए सिंपल लॉजिक से याद हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, कैटल सबसे ज़्यादा वहीं है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान भी काफ़ी बड़ा है। अब बिल्कुल ऐसा तो यूपीएससी भी नहीं पूछ सकेगी कि राजस्थान या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस में से होता है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ऑप्शन देख के आपको पता लग जाएगा कि यूपी सबसे बड़ा है तो मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहीं होता होगा। दूसरे नंबर पे आता है एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु के अंदर में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल, फिर हरियाणा।
अब एक लॉजिक लगाओ तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की अगर हम कोशिश करें, देखिए गलत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम दिमाग तो चलाओ, चलेगा तो सही दिमाग, तो लॉजिक अपने आप दिमाग में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए नॉर्थ इंडिया में ना थोड़ा नॉन वेज को कम खाते हैं, चाहे वो धर्म मान लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ मान लीजिए। साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है नॉन वेज को, तो उसी वजह से देख लीजिए नॉर्थ इंडिया का कोई भी स्टेट नहीं है इसमें। वैसे यूपी हो सकता था सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन नहीं है, क्योंकि धर्म वगैरह का इशू मान लीजिए। और मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वहाँ पे धर्म को कम मानते हैं लोग, कस्टम्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि नॉर्थ इंडिया में लोग नॉन वेज कम खाते हैं बजाय कि साउथ इंडिया में, तो उसकी वजह से जो एग्स की प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम है नॉर्थ इंडिया में। बस ये लॉजिक लगा के याद हो जाएगा हमें, हमारा मकसद ये है कि हमें याद रखना है, ये दूसरे इश्यूज़ में हमें नहीं जाना जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं। अब देखिए आगे है मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन में ये देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश, पांचवें नंबर पे तेलंगाना। तो इस पे क्या लॉजिक बनता है? इस पे देखिए लॉजिक तो यही बनता है कि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कई धर्मों में यूज़ होता है इस वगैरह, तो इसलिए शायद ये हो सकता है। बाकी कुछ भी आपके दिमाग में लॉजिक आए तो याद कर लीजिए। आगे है वूल प्रोडक्शन। इसके अगर 5 स्टेट्स हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन के देखें तो हम ये हैं, पहले नंबर पे कर्नाटका, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, पांचवें नंबर पे जम्मू कश्मीर। अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तो समझ में आता है, कर्नाटका में वूल सबसे ज़्यादा क्यों होता है अभी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। ये है, देखिए अगर एक बार देखा हुआ होगा तो बस ये याद आ जाएगा ऑप्शंस देख के, थोड़ा थोड़ा, और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा डेटा है। अब एक और नई स्कीम चलाई है ये सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ सुप्रीम कोर्ट भी स्कीम चलाती है। ये स्कीम है मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम। क्या है ये मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम? सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रोस इनकम है वो 60,000 से ज़्यादा नहीं है एक महीने में, ये याद रखिएगा, एक महीने में 60,000 से ज़्यादा नहीं है, और जो एनुअल इनकम है वो 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो उन लोगों के लिए स्कीम है, इसलिए इसका नाम है मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम। यह इस स्कीम में देखिए लीगल एड दी जाएगी, यानी कानूनी सहायता दी जाएगी एक सोसाइटी के द्वारा। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत बनाई जाएगी, और इसके जो पैटर्न होंगे वो चीफ जस्टिस होंगे, और बाकी इसमें काफ़ी सारे जैसे अटॉर्नी जनरल होंगे वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, सोलिसिटर जनरल होंगे वो ऑनरेरी सेक्रेटरी होंगे, और ये हैं। बस ये एक याद रखिएगा इसका पैटर्न कौन है, पैटर्न जो होंगे इसके वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस होगा क्या इस स्कीम में, देखिए मैं बताता हूँ इस स्कीम में क्या होगा एग्जाम्पल की सहायता से। जो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, मान लीजिए ए पर्सन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, तो वो देखिए वो जाएगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास में। अब आप पूछोगे ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं? देखिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में ना हर कोई वो आदमी जिसने LLB कर लिया है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कुछ ही वकील प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक प्रोसीजर के तहत जाना पड़ता है। वो प्रोसीजर क्या होता है, क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम कि 4 साल तक आपने कहीं और प्रैक्टिस की हो, उसके बाद में 1 साल तक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी ऐसे जज के अंडर में जो अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हों। फिर 5 साल के बाद में उनका टेस्ट लेती है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में इनको अनुमति मिलती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी केस लड़ सकते हो। ऐसे तो देखिए लाखों लोग हमारे देश में LLB करते हैं, तो एरा गैरा नथु गैरा कोई भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं कर देता सुप्रीम कोर्ट में, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ये। जो लोग जिनको अनुमति मिल जाती है प्रैक्टिस करने की सुप्रीम कोर्ट में अंदर में, उनको कहा जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। समझ गए? तो अब देखिए अब इस स्कीम में क्या होगा, इस स्कीम में ये होगा कि मान लीजिए ए पर्सन इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है, तो पहले जाएगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास में। अगर यह एक तरह से पास कर देता है आपकी फाइल कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो, आपको मिलना चाहिए इस स्कीम का लाभ, तब जाके वो सोसाइटी है वो आपको इस स्कीम का लाभ देगी। समझ गए? तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू से ये स्कीम पूरी पास होगी, और बाद में जो फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे, जो लीगल एड देगी वो सोसाइटी है, जो ये आपको याद होगा जिसके पैट्रन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो यह पूरी स्कीम थी। चलिए दोबारा से आते हैं। अब स्कीम का नाम याद रखिएगा, मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम। तो बहुत अलग से स्कीम है ये, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चलाई गई है। नाम से कुछ नहीं पता लग रहा क्या कि किससे रिलेटेड स्कीम है, लीगल एड से रिलेटेड है फिर किसी और से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज होने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए याद रखिएगा। आगे क्या है आज की हमारी स्कीम, वैसे कौन सी है? आज की हमारी स्कीम है पहल 2015 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। मिनिस्ट्री कौन सी है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसमें करते हैं, मतलब डायरेक्ट जो सब्सिडी मिलती है सिलेंडर पे डायरेक्ट खाते में पैसे आ जाते हैं उसके, यानी एक बार तो आप महंगा सिलेंडर खरीद लो 1000 का, लेकिन बाद में आपको सब्सिडी के पैसे आपके खाते में मिल जाएंगे।
तो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है इसमें, और इसको हिंदी में प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ ये भी कहते हैं, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ यूँ कहते हैं कि पहली स्कीम है ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री कौन सी है, करते क्या हैं, पैसे देते हैं, डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाती है खाते के अंदर में, और आधार कार्ड का होना कंपलसरी है। अगली जो हमारी आज की इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो ट्रॉपिकल के फॉरेस्ट हैं उनको कंजर्व करने में सहायता प्रोवाइड करती है, और ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर में 1985 में ये स्कीम चलाई गई थी, स्कीम नहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जापान में है। अगर आप पूछो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो अभी तक तो वैसे पढ़ ही लिया होगा आपने, काफ़ी कम टाइम रह गया अब तो प्रीलिम को। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये होते हैं जो इक्वेटर के आसपास जो पाए जाते हैं, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें, जो पेड़ों की डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी घने जंगल ये होते हैं, और बारिश आती है पूरे साल 365 दिन, और यूँ कहते हैं कि इतने ज़्यादा घने होते हैं ये कि इतने यानी जो पेड़ के सबसे ऊपर का जो एरिया होता है वहाँ पे बारिश यानी पानी गिरने के बाद में 10 मिनट तो इनको पानी को नीचे आने में लग जाते हैं, ज़मीन में धरती पे पानी आने में, और काफ़ी घने होते हैं। मतलब ये तो ज्योग्राफी का भी हम डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं इस पर। आज का आर्टिकल कौन सा है, आज का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 24। इसमें क्या है, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, यानी 14 साल की कम उम्र के बच्चों को आप फैक्ट्रीज में नहीं एम्प्लॉय कर सकते। यह तो देखिए बेसिक एक आइडिया दे दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार काफ़ी सारे कानून बनाए हैं सरकार ने, और एक कानून तो देखिए अभी इम्प्लीमेंट एक अमेंड किया था, उस कौन सा वो कानून था, एक सेकेंड आपको बताता हूँ कौन सा कानून था। ये था चाइल्ड राइट्स अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे देखिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट्स लॉ 2016। तो क्या किया गया है संविधान में, तो बेसिक आइडिया देके छोड़ दिया गया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें आईपीसी में या फिर अलग से पार्लियामेंट में कानून बनाने पड़ते हैं। तो अब इसमें कैसे इंप्लीमेंट किया, क्या किया गया है, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 24 में पहले क्या होता था, पहले यूँ होता था कि जो 14 साल तक के कम बच्चे थे उनको फैक्ट्रीज में, माइंस में या फिर अदर दूसरी जो खतरे से युक्त चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें काम करने से अगर कोई काम करवाता है फोर्सफुली तो एक प्रॉपर सज़ा का प्रावधान था, यानी बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते 14 साल के कम बच्चों तक। तो शुरू में तो यूँ था कि सिर्फ फैक्ट्रीज वगैरह जो चीज़ें दी गई थी उनमें काम नहीं कर सकते थे, और अब नया जो अमेंडमेंट आ गया है यानी 2016 में, यानी करंट अफेयर में आता है ये क्वेश्चन, तो अभी जो करंट अफेयर है तो में आता है जो ये दोबारा नया कानून बनाया सरकार ने, उसके तहत में सरकार ने कहा है कि सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज में बच्चे काम कर सकते हैं, बाकी सभी चीज़ों में बैन है। यानी 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो सिर्फ 3 चीज़ों में काम कर सकते हैं, एक तो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ खेल कूद में, या फिर एंटरटेनमेंट में जो बॉलीवुड में काम करते हैं छोटे बच्चे, या फिर होम एंटरप्राइजेज में घर के ही आपका कोई काम है, घर का काम जो है। इसमें बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि नॉन स्कूल आवर्स में, यानी स्कूल आवर्स को छोड़ के शाम को या फिर सुबह सुबह आप बच्चे काम कर सकते हैं इन 3 चीज़ों पे, एंटरटेनमेंट, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ एंड होम एंटरप्राइजेज। इसके अलावा 14 साल से कम बच्चे कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये नया कानून है हमारा 2016 का। और एक और 2016 के कानून में एक और भी नई चीज़ आई कि 14 से 18 साल तक के बच्चों का एक अलग से कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कर दिया गया, वो है एडोलसेंट। पहले ये एडोलसेंट नाम की कैटेगरी नहीं थी। तो ये करंट अफेयर 2 हो जाते हैं हमारे। अगर करंट अफेयर में इसका क्वेश्चन आता है तो क्या एडोलसेंट कैटेगरी है वो पहली बार ऐड की गई है? जी हाँ, पहली बार ऐड की गई है। और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उनके लिए एग्जाम्पशन है, तो ये 3 कैटेगरीज का भी नाम याद रखिएगा। बाकी ये सज़ा कितनी मिलेगी, फाइन कितना होगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये तो पहले की बात है। करंट लॉ, अब ये बिल है, बिल पता नहीं अभी तक पास हो गया है या फिर नहीं हुआ है, ये तो चेक करके आपको बता दूंगा मैं कि, लेकिन हाँ ये कानून याद रखिएगा आप, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन अमेंडमेंट लॉ 2016। आज की देखिए हमारे सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो क्या हैं। सितंबर के देखिए करंट अफेयर्स में ये स्कीम थी, वो काफ़ी उस टाइम पे फेमस हुई थी पिछले साल सितंबर में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें क्या किया था, इसमें जो एक्सपोर्ट में सब्सिडी मिलती है कई आइटम्स को, स्कीम के तहत में कई आइटम्स अगर मैं एक्सपोर्ट करें तो सब्सिडी मिलती है, तो उस आइटम्स को दायरा बढ़ा दिया गया था, काफ़ी सारे नए आइटम्स इसमें शामिल किए गए थे। तो इस स्कीम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है ये स्कीम। देखिए ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, उसके कारण में
एक्सपोर्टर्स को, यानी जो हमारे देश के ऐसे व्यापारी जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पिटिटिव नहीं रहते। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम चलाई। 2015-16 में ये स्कीम चलाई गई थी। 2015 से लेकर 20 तक की जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके लिए ये स्कीम है, जो नाम क्या है इसका, एक सेकेंड, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। पहले देखिए काफ़ी सारी स्कीम्स थी, जो हमारी पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2009 से लेकर 14 के बीच की, काफ़ी सारी स्कीम्स थी। फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, इन सबको 5 स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम सरकार ने चलाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 तक की में। उसका नाम रखा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। इस स्कीम में करते क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में क्या करते हैं स्कीम में। देखिए मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, कोई कंपनी है ABC, वो एक्सपोर्ट करना चाहती है बाहर के देश में। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सरकार ने कहा कि अब आप इन प्रोडक्ट्स में अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको हम एक तरह से क्रेडिट देंगे। क्रेडिट क्या होता है? वो क्रेडिट ये होता है कि मान लीजिए अश्वगंधा है, जिसे अब ऐड किया गया है पिछले साल सितंबर में, अश्वगंधा हब्स। अब मान लीजिए इसमें कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो इसमें 2.5% का क्रेडिट मिलेगा, जितनी वैल्यू है उस पर। मान लीजिए 1000 रुपये की आप अश्वगंधा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 2.5% की क्रेडिट मिल जाएगा। उस क्रेडिट से आप यूज़ क्या करोगे? क्रेडिट का मतलब ये नहीं कि आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन है एक तरह के पैसे ही वो एक्सपोर्टर को फिर बाद में कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, या फिर जो सर्विस टैक्स देना पड़ता है, और किसी तरह का एक्साइज टैक्स देना पड़ता है। तो उसमें ये 2.5% का इनको क्रेडिट मिला तो इसमें वो अवेल करवा लेंगे। समझ गए? तो ये है ताकि एक्सपोर्टर्स को एक तरह से इंसेंटिवाइज करने के लिए पूरी स्कीम चलाई गई है। और एक और स्कीम जो सुर्खियों थी पिछले साल सितंबर में, वो थी हमारी निर्यात बंधु स्कीम। ये निर्यात बंधु स्कीम क्या थी? देखिए नए लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको कई तरह से, नए एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनको काफ़ी जानकारी नहीं होती कि कैसे एक्सपोर्ट करें और पूरा मामला होता है क्या। आप हमें ही देख लीजिए, हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है तो हमें अब इतना आइडिया नहीं है, पूरा हमें नॉलेज नहीं है कि पहले किससे संपर्क करें, कौन से ऑफिस में जाएं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। वो बात अलग है, हम छानबीन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा सब कुछ, लेकिन काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो उस चीज़ को एक तरह से कंपनसेट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई थी, निर्यात बंधु स्कीम। यह स्कीम चलाई गई है ऑफिसर्स ऑफ DGFT। DGFT क्या होता है? ये DGFT होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, और जो इन सब चीज़ों से डील करती है, जैसे फॉरेन ट्रेड या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये लोग DGFT के ऑफिसर्स हमें नई एंटरप्राइजेस को सहायता करते हैं, नॉलेज देते हैं, उनको मेंटर करते हैं कि कैसे आप बिजनेस लीगल वे में कैसे आप बिजनेस कंडक्ट कर सकते हो, कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कौन कौन से आपको कानून का फॉलो करना चाहिए, कितना मतलब कैसे आप रिसोर्सेज को अवेल करवा सकते हो। यह स्कीम अभी नई तरीके से चलाई गई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के बीच में, और एक नया प्रोग्राम भी इसके अंदर में इस्टेब्लिश किया गया था, निर्यात बंधु एट योर डेस्कटॉप। और यह ऑनलाइन मेंटरिंग के लिए चलाया गया था ये पूरा प्रोग्राम, निर्यात बंधु @ योर डेस्कटॉप। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इसको आइडेंटिफाई किया है नोडल एजेंसी के तौर पे कि पूरे निर्यात बंधु प्रोग्राम को ये इंप्लीमेंट करेंगे, और मेनली निर्यात बंधु @ योर डेस्कटॉप को ये इंप्लीमेंट करेंगे। तो खत्म हो गए हमारे पूरे आज के आर्टिकल्स। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।